अभी मैं एक बाइक में ही अपना मोबाइल रख के थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। कोई स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा आड़ हो सकता है वीडियो, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। तो इससे पहले मैंने अपनी ट्रायम्फ स्पीड हॉर्नेट बाइक दिखाया था पहले। ये ट्रायम्फ स्पीड हॉर्नेट का मैंने थोड़ा सा वो शिम नॉइज़ के बारे में ऐसा कुछ वीडियो बनाया था। तो फिलहाल मैंने अपनी बाइक को 15,000 प्लस किलोमीटर तक मैंने चला लिया है। और अभी हाँ, जो मैं बोल रहा था 15,000 किलोमीटर तक मैंने अपना बाइक चला लिया है अभी। इससे मैंने ऑफ रोड किया है, हाई रोड पे क्रूजिंग किया है और शहर पे चलाता हुआ के साथ। जो शिम नॉइज़ का जो कंप्लेंट था, इसको लेके मैं थोड़ा अभी बात करना चाहता हूँ आपके साथ। जो मैं बात कर रहा था शिम नॉइज़ लेके ट्रायम्फ स्पीड हॉर्नेट का 400 का, तो अभी वो शिम नॉइज़ कंपनी ने लगभग रिसॉल्व कर दिया है। आफ्टर टाइमिंग चेन एक्सटेंशनर का अपडेट करने के बाद वो फ्री होता है आपको। आप कभी भी शोरूम में जाके कंप्लेंट रेज कीजिए कि आपका शिम नॉइज़ आ रहा है या फिर इंजन से नॉइज़ आ रहा है, वो लोग थोड़ा चेक करेंगे, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। दरअसल मैंने उसके साथ एक काम और भी करवाया था कि मेरे शोरूम से मुझको ये इंजन ऑयल अपग्रेड करके दिया था। मोटूल 7100 का जो है 10W15 का 50 का जो है वो अपग्रेड करने के बाद दोनों मिला के फिलहाल मेरा शिम नॉइज़ पहले से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन ये कभी होगा भी तो शायद उसे वो शिम चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फिलहाल वो चेंज करने के बाद मैंने लगभग 7-8 हज़ार किलोमीटर मैंने चला लिया, क्योंकि मैंने फिलहाल उत्तराखंड ट्रिप करके आया हूँ। उत्तराखंड आदि कैलाश जो रूट है उसमें तो काफ़ी ऑफ रोडिंग भी है, सब करके मैं आया हूँ। तो उससे मुझे नॉइज़ बहुत कुछ खास फील नहीं हुआ। तो मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गया पहले से, ये पहले बात है। और दूसरा, क्योंकि मैंने 15,100 किलोमीटर बाइक चला लिया, उसके लिए मैं बाइक का कुछ चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में रहा है, जो मुझे सवाल किया गया है यूट्यूब कमेंट्स में, तो मैं वो भी जवाब देना चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला है कि माइलेज कितना मिलता है। माइलेज अगर आप हाईवे पे चला रहे हो, एक ही गियर पे हो, सही चला रहे हो, तो आपको मीटर में आपको कुछ भी दिखा दे। पहले तो दिखाता था 30 प्लस, लेकिन अभी जो E20 आया है उसके बाद से 30 प्लस भी मुझे नहीं लगता किसी को भी दिखाता होगा। किसी को दिखाता होगा तो उसका लक अच्छा है, अलग बात है। नॉर्मली ये अभी दिखाता है 28, 27, 26 ऐसा कुछ दिखाता है हाईवे पे भी। तो क्योंकि ये जो मीटर में दिखाता है उससे दो नॉर्मल जो हिसाब है 2.5 किलोमीटर लोग कम नापते हैं, तो आप 2 भी अगर कम नापोगे तो शायद आपको हाईवे में 25 ऐसा कुछ माइलेज मिल जाएगा। पहाड़ों में आपको 20 ऐसे कुछ मिलेगा, 20 जैसा पकड़ लीजिए आप, 19-20 ऐसा कुछ किलोमीटर। ऑफ रोडिंग में अगर एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग हो, जैसे आदि कैलाश से पहले, आदि कैलाश तो गुंज से रास्ता अच्छा है, लेकिन अगर ओम पर्वत का रास्ता बोलेंगे या फिर पंचचूली का रास्ता बोलेंगे दामतू दुखतू तक, तो वहाँ का रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे आपको मिलेगा 12 किलोमीटर माइलेज जैसा कुछ मिलेगा, 11-12 ऐसा कुछ मिलेगा, मतलब 15 से कम ही मिलेगा आपको। तो क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रूट भी है, आपको हमेशा क्लच कर पकड़ना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, एक्सट्रीम वो भी है, ऑफ रोडिंग भी है। तो आप समझ सकते हो माइलेज वहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। और एलिवेशन जब चलेंगे तो आपको थोड़ा गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी पड़ता है। तो ये माइलेज का हिस्सा चला गया। और अभी है स्पीड, टॉप स्पीड मैंने इसके ऊपर लिया है अभी तक 160-70 जैसा कुछ लिया हुआ हूँ। 160 मेरे पास वीडियो है, 170 तक जब गया था उसका वीडियो मेरे पास नहीं है, गोप्रो का चार्ज खत्म हो गया था दरअसल। 155-60 तक का मेरे पास वीडियो है, वो भी मैंने लिया था पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो गाड़ी अच्छा मैंने भागता है, ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी कम है कुछ भी। लेकिन इसका जो आइडियल स्पीड है वो 120 ही है। 120 से ऊपर आप जाओगे तो आपको लगेगा ही, वो इस सेगमेंट में किसी भी बाइक पे आपको लग सकता है कि बाइक को आप थोड़ा खींच रहे हो, इंजन में थोड़ा स्ट्रेस तो आ रहा है। लेकिन अगर आप सारा दिन के लिए चलाना चाहते हो तो 100-120 बहुत अच्छा स्पीड है, आप पूरा दिन चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन में 1000 किलोमीटर चले जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब माइलेज के ऊपर शिम नॉइज़ चला गया। अभी और एक सवाल था कि इंजन ऑयल, तो मैंने आपको बोल दिया कि इंजन ऑयल मोटूल 7100 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और है सर्विसिंग, क्योंकि मैंने इस बाइक का भी 2-3 बार सर्विसिंग करवा लिया। सर्विसिंग कॉस्ट कैसा है, कुछ चीज़ थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही है, क्योंकि आप अगर ब्रेक शू बदलोगे या फिर ऐसा कुछ बदलोगे, दूसरा मतलब KTM से भी ज़्यादा है। हालांकि पार्ट्स ये लोग शेयर करते हैं अपने आप में, बजाज डोमिनार, KTM और ट्रायम्फ स्पीड 400, इसमें बहुत सारे पार्ट्स आपको मतलब एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होते होंगे। क्योंकि आप अगर थर्ड पार्टी खरीदने जाओगे आप देखोगे कि तीनों का नाम लिखा हुआ है, 390 KTM और 390, हाँ KTM तो एक ही है, स्पीड 400 और डोमिनार का, तीनों का नाम एक ही स्ट्रीट में रहता है, एक ही प्रोडक्ट पे। तो अब एजम्पशन ये हो सकता है कि सभी चीज़ में पार्ट्स शेयरिंग होता ही है और होता ही होगा।
पार्ट्स मिलता ही होगा दोनों का, क्योंकि इसका जो कंपनी बेस कंपनी है वो तो पार्ट शेयरिंग के लिए ही ये सब बाइक सस्ते में बेच सकते हैं ये लोग, वरना नहीं बेच सकते थे इतना सस्ते में। और है कि बाइक का हैंडलिंग और ऑफरोडिंग परफॉर्मेंस। अगर आप ऑफरोडिंग करना चाहते हो, एक्सट्रीम ऑफरोडिंग में आपको टायर बदलना पड़ेगा, आपको ऑफरोडिंग टायर लगाना पड़ेगा, वरना अगर वाटर क्रॉसिंग हुआ तो पे थोड़ा सा ऐसा कोई चराई है और उस पर पानी ऐसा झंडे की तरह गिर रहा है तो चक्का आपका पक्का फंसेगा उस पर। मेरा फंसा था। तो आपका फंसेगा ही, हर वाटर क्रॉसिंग में आपका फंसेगा, थोड़ा बहुत फंस जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब फंसेगा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल किक इन होगा, आपका गाड़ी चलेगा नहीं। जैसे ही आपका राउंड शुरू होगा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाएगा, गाड़ी चढ़ नहीं पाएगा। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर लेना पड़ेगा उस वक्त में, जो बहुत डिफिकल्ट है उस वक्त में, क्योंकि आपको पानी ऐसे गिर रहा है, पार भीग रहा है, आप बहुत मुश्किल से होल्ड किए हो, उसमें बटन सारा दबा के प्रेस करके रखना है, तो मुश्किल तो है। उसके ऊपर अगर आपने प्रेस करके रखा भी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ भी कर दिया और आपने क्लच गलती से कुछ छोड़ दिया, इंजन स्टाफ हो गया, तो फिर से आपको पहले से ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार बंद करने के बाद ऑन करने से ट्रैक्शन कंट्रोल फिर से ऑन हो जाता है। ये तो थोड़ा दिक्कत है, ये फिर अच्छा है मुझे पता नहीं, लेकिन जो है यही है। लाइट हेडलाइट का परफॉर्मेंस यही बोल देता हूँ। हेडलाइट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। मतलब अगर आप स्लो स्पीड पे चला रहे हो हाईवे पे तो ठीक है, और बहुत दूर तक नहीं दिखता है इसका हेडलाइट की रोशनी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप मतलब एक जगह पे रोशनी है और अपर डिपर में कोई अंतर नहीं है। जब आप अपर डिपर जलाओगे भी, मतलब डिपर ऐसा आ रहा है ना, तो अपर में ये थोड़ा बिंदी ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा उसके ऊपर, तो रोशनी तो बिल्कुल अच्छा नहीं है उस हिसाब से। तो आपको फॉग लाइट इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे HGG लगा कर रखा है, वहाँ पे यहाँ पे HGG का फॉग लाइट है, सस्ते में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे और मैं फॉग लाइट जलाने के बहुत मतलब वो भी नहीं होगा मैं बेवजह जलाऊँ, बहुत इमरजेंसी होता है फिर तभी मैं जलाता हूँ। तो ज़्यादा पावर का भी नहीं है, आप थोड़ा कुछ लगा सकते हो, आप मिनी ड्राइव लगा सकते हो, उससे भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो आप मर्सिडीज लगा लो, मर्सिडीज या फिर जो मॉडल आपको अच्छा लगे आसपास लगा लो, हो जाता है काम। मिनी ड्राइव भी अच्छा है, अगर एक मिनी ड्राइव से ना हो आप 2 मिनी ड्राइव लगाओ, मतलब 2-2 चाल लगा दो, काम हो जाता है। मैंने लगाया है मिनी ड्राइव और एक मर्सिडीज मिनी जो आता है अभी 1 ही वाट का होता है, वो बड़ा वाला छोटा वाला जो मुझे बताया गया, तो वही लगा हुआ, तो परफेक्टली फाइन वो काम कर रहा है अच्छे से। और एक दिक्कत है, मुझको खुद प्रॉब्लम हुआ था, मैं आपको वो बोल देता हूँ। इसमें एक फ्यूज़ है, बैटरी का फ्यूज़, जो आपके शायद राइट तरफ जो पैनल है साइड में उसके नीचे लगा रहता है, ऊपर जो फ्यूज़ बॉक्स है उसमें नहीं लगा रहता। तो अगर कभी भी आपका ऐसा हुआ गाड़ी स्टार्ट बंद हो गया, मेरा हुआ था, और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको वो खोल के देखना पड़ेगा। ऊपर वाला फ्यूज़ खराब नहीं होता आसानी से, उससे आपका बाइक चल भी लेगा, लेकिन नीचे वाला जो फ्यूज़ है पता नहीं क्यों वो ऊपर ही दे सकता था, क्योंकि आपको जो फ्यूज़ है वो इमरजेंसी में कटेगा और इमरजेंसी में आपको लगा लेना है। लेकिन एक्सट्रीम टेरेन में अगर आपको जाएगा, आपके पास वो टूल्स नहीं रहेगा, आपको नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो हमेशा उस बॉक्स में ही ढूंढेगा ना फ्यूज़, जहाँ पे होना चाहिए नीचे फ्यूज़ लगा रहता है, ऊपर देना चाहिए। पता नहीं है दूसरे बाइक में देता है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कोई भी कंपनी हो फ्यूज़ वो कम से कम दिखाई पड़े, क्योंकि आप एक्सट्रीम टेरेन में जा रहे हो, आपको ऑल्टरनेटिव फ्यूज़ भी दिया हुआ है 30 वाट का, एक एम्पेयर का दिया हुआ है, तो कम से कम वो हम खुद बदल सकते हैं ना। मैकेनिक के पास लेके जाओगे तो वो खोलेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है, फिर मैकेनिक तो कुछ भी कर सकता है, वो तो चीज़ बना भी सकता है। ये है एक प्रॉब्लम। और मैं क्या बोलना चाहता, हैंडलिंग अच्छा है, हाईवे के लिए बहुत अच्छा है, सब जगह पे मुझे अच्छा ही लगा। बार एंड मिरर भी जो है, जो पीछे का बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। टायर का ये मैंने बोल दिया। सस्पेंशन भी अच्छा है, ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, लेकिन आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो अच्छा खासा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा इसको बाइक को चलाने में, एक्सेप्ट टायर वाला है। जो टायर वाला आपको, टायर भी हर जगह पे ऑफ रोडिंग कर सकते हो जब तक पानी ना आए। पानी आने पे भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं तो घर नहीं आया ना, मैं भी किया हुआ, लेकिन आपको वो वाला नहीं आएगा, आपका फंस जाता है पानी में। टायर भारी भी है गाड़ी थोड़ा, इसके लिए मैंने वो बोल दिया, टायर बोल दिया। अभी सवाल और भी था, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है मैं क्या जवाब दूँ। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ कुछ एक्सरसाइज दिखा देता हूँ मुझे आया। पहला बात है, मैंने इसे ढका हुआ है, लेकिन ये है मेरा फॉग लाइट्स, ये मेरा 2 फॉग लाइट ऊपर और नीचे मैंने माउंट किया हुआ है। यहाँ पे माउंट करने के लिए मैंने जो पाइप कसने वाला जो होता है रिंग, उससे लगाया हुआ हूँ। ये मेरा है वो मोटॉक का जो सेटल्स्ट है, यही लगाइए, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मतलब फिट एंड फाइन भी है, बहुत लगेज लोड मेरा ले लिया था, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आया। ये टेल रैक भी है, ये भी बहुत काम का है, इसमें बहुत सारा चीज़ रख सकता हूँ। ये ग्रैंड पीट शॉप का जो ये सीट है, मैंने ये भी लगाई, ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, थोड़ा बहुत ही काम का है। इसका एयर वाला तो और भी घटिया है, मैंने एयर वाला लिया। अब देखो, ये है मैन टू मैन वेरी करता है, कौन सा प्रोडक्ट कैसा भी है ना। मुझको तो वो पीट शॉप का एयर वाला बहुत खराब लगा, एकदम बेकार लगा, मुझको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बैठने में वो लगाने के बाद, इसलिए मेरे पास वो एयर वाला है, लेकिन मैंने ये जेल वाला लिया। ये भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन मतलब ठीक ठाक है, अब लगा कर रखो, यही बात है। मतलब थोड़ा शायद कुछ होता होगा, लेकिन अगर नहीं भी लगाओगे तो आप मिस नहीं कर रहे हो, कुछ ज़्यादा मिस नहीं कर रहे हो, आपको फिर भी ठीक ही है। अभी किसी को आराम मिलता होगा, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाने वाला।
तो यही है फिलहाल मेरे पास अपडेट जो था, मैंने बोल दिया बाइक का रिव्यू के लिए। और सर्विसिंग का मेरा जो चार्ज है, मैं तब मैंने ठीक से नहीं बोला, सर्विसिंग अगर आप फ्री सर्विसिंग करा रहे हो ना तो आपका लगभग पकड़ लो 3,000 ऐसा कुछ आपका बिल आएगा। इंजन ऑयल वगैरह बदल के कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा तो वारंटी में ही आ जाता है, लेकिन चार मेरा लास्ट टाइम शायद थोड़ा ज़्यादा आया था, 4,500-5,000 ऐसा कुछ आया था, क्योंकि दूसरा कुछ बदलना पड़ता है। हाँ, और एक प्रॉब्लम है इसमें जो मैं बता देता हूँ, जो शायद सारी बाइक में प्रॉब्लम ये है वाला, जो है कि वो ऑयल इंजेक्टर में जो खर्चा आ जाता है ना, हाँ वो उसमें वो क्लीन करना पड़ता है, वरना वो दो सेकेंड गियर पे वो स्टॉल का प्रॉब्लम होगा ही। वो या सेरेंज जैसा इसको लगा के स्टीम दे के क्लियर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो साफ़ होता नहीं है, प्रॉब्लम रहता ही है उसमें, ये प्रॉब्लम है। तो बाकी सही है। एक काम कीजिए, आप लोग सवाल डालिए नीचे, अगर आपको मतलब मुझको तो उतना जितना कुछ सवाल है, मैं छोटा मोटा वीडियो बनाता हूँ, तो जितना सवाल मेरे दिमाग में आया मैंने आपको जवाब दे दिया। लेकिन अगर आपको कुछ सवाल हो, क्योंकि मैंने ये बाइक काफ़ी हिली जगह पे भी चलाया, मेरा घर नॉर्थ बंगाल में है, तो मैंने नॉर्थ बंगाल का लगभग हर जगह पे चला गया, हाईवे में भी क्रूज किया हूँ, क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड जाके आया हूँ, इससे पहले कुंभ भी गया था, और थोड़ा बहुत इधर उधर तो जाता ही रहता हूँ, दार्जिलिंग वार्जिलिंग जो आसपास है, ऑफ रोडिंग भी किया। वो तो मुझे लगभग आइडिया हो गया इस बाइक के बारे में थोड़ा बहुत। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में कीजिए, क्योंकि मैं भी जब बाइक खरीदा तो मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब में। मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई कि आप लोगों को काम में लगे। तो आप लोगों को जितना लगे आप सवाल कीजिए कमेंट में, मैं जवाब दे दूंगा आप लोगों को जितना हो सके, या तो कमेंट में लिख के जवाब दूंगा, या फिर कोई वीडियो बना लूँगा अलग से, जैसा हो मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगा। अभी 2-3 चीज़ जो मैं खरीद रहा था, तब एक था वाइब्रेशन का प्रॉब्लम भी था, तो मैं भी ये ऐड कर देता हूँ। वाइब्रेशन उतना नहीं है, बेकार का बात है। 80 तक तो गाड़ी मक्खन है, 80 तक तो आपको मालूम ही नहीं लगेगा 80 चल रहा है भाई। 190 में थोड़ा जर्की फील आता है, थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा, इतना पावरफुल बाइक है, थोड़ा होगा ही। उसके बाद 100-120 तक वो बढ़ता नहीं है, वहीं पे रहता है जो झड़कने से। 120 के बाद और थोड़ा बढ़ता है, 140 तक गाड़ी आराम से चलता है। मतलब देखो 140 में इतना तेज हवा लगता है ना बॉडी में, गाड़ी का वाइब्रेशन आप घंटा आपको मतलब फील भी नहीं होगा कि गाड़ी वाइब्रेशन भी हो रहा है। स्पीड जब 150-140 होता है, कहाँ आपको उतना ज़्यादा ध्यान रहेगा बाइक में क्या स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि पता नहीं, जो बहुत हाई एंड बाइक चलाते हैं शायद उनको वो आइडिया रहेगा, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल राइडर है। 150 में कौन सा ख्याल रहता है, रास्ते के अंदर इतना फोकस आता है, बाइक के अंदर कौन ध्यान दे उसमें। रास्ता भी नहीं होता इंडिया में, सच बोलूँ तो 150 में चलाने लायक बाइक कितना है। आप जीत करके तो किसी भी रास्ते पे 150 चला सकते हो, लेकिन रास्ता नहीं है यहाँ पे, 4 लेन पे भी हम नहीं चला सकते 150 में। एक्सप्रेस वे में बात अलग है, वहाँ पे चला सकते हो, लेकिन ये एक बात चला गया। दूसरा बात है, और एक मैं बात बोल दूँ, ब्रेक पैड और दूसरा कुछ KTM के साथ, KTM 390 के साथ या फिर 250 के साथ बहुत सारा पार्ट शेयरिंग है। तो अगर आपका सर्विस सेंटर आपके घर के पास नहीं है, तो आप वो भी झोल कर सकते हो कि आप ब्रेक पैड KTM का लगा लो, या फिर कुछ KTM भी ब्रांडेड ही है, वैसे नहीं होगा घटिया कुछ है, KTM का शोरूम से वो पार्ट्स लगा लो, तो आपका काम चल जाएगा बहुत देर तक। ठीक है, मुझे इतना सवाल ही आया। अगर आपके पास नेक्स्ट कुछ सवाल हो, कुछ हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करो। बाय, इतना तक।